Hey, good morning, everyone. Have a nice day. Start your day with new energy uh, and fulfill your dreams. तो चलिए रोज़ की तरह आज हम करंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में देखेंगे, न्यूज़ में देखेंगे। 3-4 टॉपिक्स हैं। उससे पहले इम्पॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट डेज है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ये आज के ही दिन 10 सितंबर को मनाया जाता है। ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ये इनिशिएटिव से ये स्टार्ट किया गया था WHO के द्वारा। कब? 2003 को, 2003 में। ये डे स्पेशली, ये डे क्यों मनाया जाता है? तो सुसाइड को प्रिवेंट किया जाएगा। इसके प्रति आप लोगों से बात कीजिए, उसकी मानसिक स्थिति को समझिए। ये सब सुसाइड को वर्ल्ड लेवल पर प्रिवेंट करने के लिए ये डे को मनाया जाता है। तो इस बार इसका थीम क्या है? तो चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। इसका थीम याद रखना है। थीम इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी डेज हो और अगर उसमें थीम आ गया तो वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आज इम्पॉर्टेंट डेज था 10 सितंबर, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 10 सितंबर को मनाया जाता है और इसका थीम था चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। इतना याद रखना है। तो चलिए रोज़ की तरह आज भी हम न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, आज है पहला न्यूज़ है WHO unveils framework, global framework for pathogen origin investigation। WHO जो है क्या ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर पैथोजन ऑरिजिन इन्वेस्टिगेशन जो है WHO के द्वारा अनवील किया गया। कहने का मतलब लॉन्च किया गया इसके द्वारा। किस लिए? तो पैथोजन के ऑरिजिन में जो भी उस इन्वेस्टिगेशन को गाइड करना है, देखना है। ये फ्रेमवर्क डेवलप किया गया सागो के द्वारा, और ताकि इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रीमलाइन करे, पैथोजेनिक ऑरिजिन और वो जो भी इन्वेस्टिगेशन मेथड में और वे गैप हो रहा है उसको। हम इससे पहले भी एक देखे थे जाके कहीं ना कहीं वन हेल्थ सिस्टम के बारे में हम पढ़े थे, इन्वायरमेंट, ह्यूमन, एनिमल, जिसमें हम पढ़े थे कहीं ना कहीं अगर डिस्टर्ब होता है तो बाकी दोनों डिस्टर्ब हो ही जाएगा। जैसे अगर कोई जूनोटिक डिजीज़ फैल जाता है तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन को इफेक्ट होगा, और ह्यूमन को इफेक्ट करे फिर इन्वायरमेंट उससे इफेक्ट होगा। और कोई भी चीज़ अगर हम इन्वायरमेंट को मतलब कुछ उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन को इफेक्ट करेगा, और फिर एनिमल को भी तो इफेक्ट करेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के तो अंदर ही आता है ह्यूमन और एनिमल। तो वो वन हेल्थ सिस्टम पर रहते हैं। ये भी वही है कि एक पैथोजन और इन्वेस्टिगेशन के लिए ये फ्रेमवर्क एक तैयार किया गया है। तो ये वही है कि गाइडेंस देगा कि कैसे आप स्टडीज़ कर सकते हैं, कैसे इस एरिया को एड्रेस कर सकते हैं। इसमें वही सब बात किया गया कि अर्ली इन्वेस्टिगेशन होगा आउटब्रेक का, ह्यूमन और एनिमल के इंटरफेस के एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। सिग्निफिकेंस वही रखा गया कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जाएगा ग्लोबल लेवल पर। साइंटिफिक कोलैबोरेशन को प्रमोट किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी लाया जाएगा इन इन्वेस्टिगेशन में, ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट किया जाएगा, अर्ली डिटेक्शन सिस्टम को इन्हांस किया जाएगा, और इंडिया का ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप में इंडिया का रोल को और अहम बनाया जाएगा। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। पार्लियामेंट्री, कल भी हम ऐसे एक और पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में हम पढ़े थे, शायद पैक ही पढ़े थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में। चलिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हम देखेंगे। ये कमेटी होता है, ये MPs का, मेंबर पार्लियामेंट का, जो इलेक्टेड होता है, अपॉइंटेड फ्रॉम अमोंगस्ट द मेंबर्स ऑफ हाउस और नॉमिनेटेड बाय द, या तो हाउस के मेंबर के द्वारा अपॉइंट होता है
तो ये कमेटी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो इलेक्ट होता है किसके द्वारा, तो या तो मेंबर ऑफ हाउस के और नॉमिनेट होता है ये स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा। अगर ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का हम बात करें तो इसका ये जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन से लिया गया है। इसके ऑथोरिटी वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, आर्टिकल 105 में दिया गया, जिसमें इसके पावर और प्रिविलेज का बात किया जाए, और आर्टिकल 118 में इसके रेगुलेशन ऑफ बिजनेस के बारे में बात करें। दो तरह का कमेटी होता है, स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होता है और एडहॉक कमेटी टेम्प्रोरी होता है। जब भी अगर कोई पार्टिकुलर पर्पस, कोई लॉ हो, कोई कुछ हो, उस चीज़ के लिए लाया जाता है, और फिर जैसे ही वो पर्पस ख़त्म हो उसको डिसॉल्व किया जाता है, जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल तब डिसॉल्व किया। तो याद रखना है, स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होता है और एडहॉक कमेटी टेम्प्रोरी होता है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी, जैसे इसमें हम देख लेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अकाउंट सबसे बड़ा होता है एस्टिमेट कमेटी, जिसमें सिर्फ लोकसभा का होता है, लोकसभा पब्लिक एस्टिमेट कमेटी लोकसभा के मेंबर 30, और पब्लिक अकाउंट कमेटी 22 रहता है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को ऑब्वियसली करना है। इसको एस्टिमेट कमेटी क्या करता है, इसको गवर्नमेंट के वर्क को रिव्यू करना है, और ये एफिशिएंसी इंश्योर करना। और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से, और ये जो है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना। फोकस वही होगा कि ओबीसी SC ST के वेलफेयर, और दूसरे सब कमेटी ये सब भी फोकस करते हैं ओबीसी SC और ST। तो याद रखना है क्या कि स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक, और इसमें ये सभी कमेटी होता है। ये सब इसके पावर फंक्शन को देखेंगे तो इसका पावर फंक्शन इसके रिव्यू करना है, स्क्रूटनाइज करना है, मिनिस्टर को समन भेज सकता है, ऑफिशियल को, और एग्जामिनेशन की बिल और रिकमेंडेशन कर सकता है। अगला टॉपिक है, बाइडेन जो है क्वाड समिट को होस्ट करने जा रहा है। क्वाड क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक स्ट्रेटेजिक फोरम, और ये क्वाड कितने कंट्री को मिलकर बनाए, तो इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जब भी क्वाड का बात है, इंडिया, USA। इसका एम, क्वाड का अगर एम देखा जाए तो ये फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, जब भी ये किया जाएगा तो इंडो पैसिफिक रीजन का वहाँ एक इंक्लूसिव, एक फ्री, ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को प्रमोट किया जाएगा। अगर ये क्वाड का कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो 2007, और फिर इसको 2017 में फिर फोकस वही है कि रीजनल सिक्योरिटी पर फोकस करना होगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी पर फोकस करना होगा, और डिजास्टर रिलीफ, ये सब पर फोकस करना होगा। क्वाड का ही इसका एम वही है कि जो भी इन चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक में, उसको काउंटर बैलेंस करने ये चारों ये क्वाड ग्रुप के द्वारा। अगर सिग्निफिकेंस ऑफ सब अगर देखें तो क्वाड के एलियंस को स्ट्रेंथन करना है, डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, पॉलिटिकल ट्रांजिशन लाना है, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक फोकस लाना है। इंडिया का डिप्लोमेटिक रोल भी है, और इंडिया 2025 में होस्ट करने जा, और ये इंडिया के को ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग में और ऊपर ले जाएगा, और उसके इंडिया के इंटरनेशनल अफेयर्स में इंडिया के लीडरशिप को शो करेगा। देख लिए कि बाइडेन जो क्वाड समिट होस्ट करना है, और क्वाड में कौन कौन कंट्री आता है, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और इसका एम क्या है, इसका फोकस क्या है, एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ, 2007 में। यानी अगला है बेपी कोलंबो। ये क्या है, ये जो है ये स्पेसक्राफ्ट न्यूज़ में इसलिए आया है कि इसका जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है अपने 6 ग्रेविटी असिस्ट को मरकरी के पास। और ये किसका है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान स्पेस एजेंसी का, दोनों का कोलैबोरेशन है। ये इंटरनेशनल मिशन है, जिसमें 2 स्पेसक्राफ्ट जो राइडिंग टुगेदर मरकरी के पास ऑर्बिट करेगा, और वहाँ के प्लेनेट के उसके यूनिक वेंटिस उसके पॉइंट को स्टडी करने, स्पेशली मरकरी। लॉन्च इसको 20 अक्टूबर 2018 में किया गया था एरियन 5 रॉकेट के द्वारा,
और कहाँ कहाँ से, फ्रेंच गुयाना से। और ये ऐसा शेड्यूल किया जाएगा कि मरकरी 2025 से ये मरकरी को ऑर्बिट करना शुरू कर देगा। उद्देश्य यही है कि मरकरी के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा, उसके कंपोजिशन, उसकी जियोलॉजी, उसके सरफेस की जियोलॉजी को पढ़ना है, और वहाँ के सोलर विंड का इससे क्या इंट्रैक्शन, ये सब देखना है। और प्लेनेट के एक्जोस्फेयर को इन्वेस्टिगेट करना, और वहाँ के उसके जियोलॉजिकल हिस्ट्री को पढ़ना है। ये जो जॉइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा, ये एमपीओ को करेगा। ये प्लेनेट्स के सरफेस और इंटीरियर को स्टडी करेगा, ईएसए का जो गया है, और ये जाक्सा का ये जो है प्लेनेट्स के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा। ये और यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च के लिए इंजन प्लेसमेंट, कैसे मरकरी के ऑर्बिट में प्लेसमेंट होगा, वो सब के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होगा। सिग्निफिकेंस ये यही है कि ये साउथ पोल में पहला इमेज लेने, फर्स्ट एवर इमेज ऑफ साउथ पोल में इमेज लेने वाला हो जाएगा। और ये रेयर चांस, जिससे कि आप इम्पोर्टेंट डाटा मरकरी के मैग्नेटिक फील्ड और एक्जोस्फेयर को गैदर करने का एक रेयर चांस इसको मिलेगा। अब हम अगला देख लेते हैं बोलिविया। बोलिविया न्यूज़ में इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ जो है एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट फायर वायलेंट हो गया है मैसिव लेवल पे। यहाँ फॉरेस्ट फायर बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो इसलिए यहाँ नेशनल तो न्यूज़ में आ गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये लैंडलॉक्ड कंट्री अगर देखा जाए तो ये वेस्टर्न सेंट्रल साउथ अमेरिका में ये लोकेटेड है। और इसका नाम वहाँ के इंडिपेंडेंस फाइटर थे साइमन बोलिवियर, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया बोलिविया। लोकेशन अगर देखा जाए तो इसके एंडीज माउंटेन्स है, हायर लॉलैंड्स, अमेजन बेसिन। वन थर्ड जो कंट्री इंडियन माउंटेन रेंज के अंदर आता है। बॉर्डरिंग अगर कंट्री देख ले तो इसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले, पैराग्वे और पेरू। कैपिटल सैक्रे, अगर एग्जीक्यूटिव जहाँ से वर्क होता है गवर्नमेंट का, तो वो लापेज है। शेयर ये टिटिका लेक से भी शेयर करता है, शेयर कंट्रोल ऑफ टिटिका लेक। टिटिका का लेक देख लेते हैं। ये वर्ल्ड्स का हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। पेरू और बोलिविया के बीच लोकेशन है इसका, एंडीज माउंटेन्स में सिचुएटेड है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ अमेरिका का। और नेविगेबल लार्जेस्ट विशल को 12,000 फीट एवं 12,500 फीट एवं सी लेवल। अगला न्यूज़ है स्विस पीस प्रोसेस। ये हम देख ही रहे थे कि पिछले फरवरी 2022 से जो है रसिया और यूक्रेन के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसी को स्विट्ज़रलैंड को न्यूट्रल स्टेटस दिया गया है डायलॉग और नेगोशिएशन के लिए। नेगोशिएशन के लिए स्विट्ज़रलैंड को रखा गया है, ये यूक्रेन और रसिया के लिए। ये इंडिया के डिप्लोमेटिक पोजीशन को भी स्पॉटलाइट में देते। ये डिप्लोमेटिक, ये क्या है स्विस पीस प्रोसेस, इसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किया जाएगा जिससे दोनों के कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो। इसका वही है कि टू फैसिलिटेट डायलॉग एंड नेगोशिएशन एमडेप्ट, दोनों के वार को ख़त्म करना है, जो 20 फरवरी 2020 से चल रहा है। और इसके कुछ समिट हुए बर्गन स्ट्रिक समिट हुआ है जून 2024 में था, जिसमें उसमें 4 मीटिंग हुआ था। फोकस एरिया क्रिटिकल एरिया रखा गया, जैसे न्यूक्लियर सेफ्टी का बात किया, न्यूक्लियर सेफ्टी पर बात किया, फूड सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन, ऐसी इस सब को क्रिटिकल इशू रहेगा। पार्टिसिपेंट्स इसमें 80 कंट्री ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल और पीस एडवोकेसी ग्रुप सबको रखा है। इंडिया का पोजीशन ये है कि इस समिट के इंडिया जो है खुद को डिसोसिएट कर लिया इस आउटकम से, चूँकि
रसिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। तो ये था आज का, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, सॉरी उसके लिए। ये था आज का न्यूज़। क्या पढ़े? स्विस पीस प्रोसेस, बोलिविया के स्विस पीस प्रोसेस, वही हम देखेगा कि स्विट्ज़रलैंड को न्यूट्रल स्टेटस दिया गया है यूक्रेन और रसिया के ऑनगोइंग जो फाइट चल रहा था। बोलिविया न्यूज़ में इसलिए क्योंकि वो नेशनल इमरजेंसी फॉरेस्ट फायर के कारण लग गया। एक हम देखें बेपी कोलम्बो, वो है कि दो यूएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा के द्वारा जो है एक मिशन चलाया जा रहा था कि मरकरी के मैग्नेटिक फील्ड सबको स्टडी करना, वहाँ ग्रेविटी वो सब देखना। और बाइडेन जो है क्वाड समिट को होस्ट किया, क्वाड में कितने कंट्री हम देख लिए, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था वो भी देख लिए। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी देखे थे, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी था। स्टैंडिंग परमानेंट था, एडहॉक टेम्प्रोरी था, ये सब देखे। और WHO जो है ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर पैथोजेनिक ऑरिजिन इन्वेस्टिगेशन, ये किसके दौरान मिल के किसके लॉन्च किया? WHO के। तो ये था आज का न्यूज़ शो। तो मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, स्टे हैप्पी।